सबसे पहला सवाल सारी जनता की तरफ से कि लॉयर से डर क्यों लगता है हम लोगों को? वो डर मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई एक अच्छा लॉयर होगा तो वो सेल्फिश नहीं होता, वो अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। आपके अर्ली स्टेज में कि क्या डिफरेंस था उस टाइम की वकालत में और क्या डिफरेंस है आज की वकालत में? मुझे तो लगता है मैं तब भी स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हर केस में कुछ नए फैक्ट्स आते हैं। पर कैसे आपने देखा कि चीजें चेंज होती गई? आजकल क्रिमिनल केसेस भी रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ रहे हैं। A story that has shocked the nation. कि ये सारी चीजें जब आप डेली बेसिस पे इतने रैशनल लोगों को मिलते हो, इतने एक्सट्रीम थॉट्स वाले लोगों को देखते हो जो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपके साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करता है? जब मैं इस प्रोफेशन में आया था ना, तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ना कोर्ट के कॉरिडोर भी अच्छे नहीं लगते। ओह, ओके। कितने डिस्प्यूट्स में देखता हूँ वो एक दूसरे के चैटिंग को चोरी से उसमें से निकाल कर हमें फोटोकॉपी ला के दिखाते। बेटी को पसंद करके बहू बना के लाती है लक्ष्मी के रूप में, उसकी पूजा करती है चौखट पे लाकर। महीने बाद, 3 दिन बाद, कईयों को तो मैंने देखा एक रात बाद ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ओके। कई बार कोर्ट्स के बाहर इंसिडेंट हो जाते हैं, वो आपस में फिजिकली बिल्कुल हाथापाई करते हैं। I want to know this कि एक लॉयर पैसे कैसे कमाता है? पैसे कैसे आते हैं इसका जवाब आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में कुछ बहुत नया हो रहा है। आपने यूजुअली चैनल पे देखा होगा कि हम ऑकल्ट साइंस की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम डॉक्टर्स से बात करते हैं, हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। पर आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं, जहाँ आप कभी नहीं जाना चाहते पर किसी कारणवश पहुंच ही जाते हैं। एंड आप जिनके थ्रू पहुंचते हैं, जिनसे कनेक्ट करते हैं, उन लोगों से घबराते हैं। सो आज एक ऐसे शख्स है हमारे साथ, एक ऐसे गेस्ट है हमारे साथ जिनसे मैं अभी आधे 1 घंटे से बातें कर रहा हूँ और उनसे बात करके मेरे को लगा ही नहीं मैं एक लॉयर से बातें कर रहा हूँ। मेरे को लगा मैं एक मेंटोर से बातें कर रहा हूँ, एक फादर फिगर से बातें कर रहा हूँ, एक बहुत प्योर सोल से बातें कर रहा हूँ जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जो जिनके थॉट्स इतने क्लियर हैं चीज़ों को लेके, मे बी बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। एंड आज मतलब मेरे को 1 घंटे कॉन्वर्सेशन में समझ आता है, यूजुअली एनर्जीज फील हो जाती है कि कैसा पॉडकास्ट जाएगा और क्या ऑडियंस को, आपको और मेरे को सीखने को मिलेगा। तो आज बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं हमें। आज बहुत ज़्यादा हमारा डर खत्म होने वाला है कि हम घबराते हैं लॉयर के पास जाने पे, घबराते हैं, हम घबराते हैं कि हमारा कोई मतलब एक आई गेस कोर्ट्स बने ही इसलिए कि हमारे को सॉल्यूशन मिले, और हम सॉल्यूशन से ही घबराने लगे क्योंकि सिस्टम इतना खराब होता जा रहा है। सो आज उसी सिस्टम की बात करेंगे, आज अपने माइंडसेट की बात करेंगे कि हम भी वो सिस्टम का ही पार्ट है और वो खराब हो रहा है तो हम भी उसमें योगदान देते हैं। तो सबसे पहले मैं सर को वेलकम करता हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं वरुण जी। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें एक ब्रीफली, क्योंकि मैं दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगा, बट आप दोगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि लॉयर्स बोलते बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप बोलिए। मेरा नाम अजय गौड़ है और मैं 1988 से प्रैक्टिस में हूँ दिल्ली कोर्ट्स में, और उसके बाद से कंटिन्यूसली इसी प्रोफेशन में हूँ। और मेरा अपना चैम्बर है 30 सारी कोर्ट्स में, और मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें ठीक से रिजॉल्व हो, सॉल्व हो, और कम से कम जो एग्रीव्ड है उनके साथ खड़ा ही रहना चाहिए, और हमें मालूम पड़ता है कि वो एग्रीव्ड एक्चुअल में कौन है। तो मेरी वही कोशिश रहती है। यही मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। राइट। तो थोड़ा मैं इसको लाइट कॉन्वर्सेशन के लिए लेके जाऊंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस ना थोड़ा चिल करके देखती है सारे एपिसोड्स। तो एक पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि मैंने जब भी लॉयर्स के साथ इंटरेक्ट किया या फिर एक परसेप्शन सोचा है या लोगों का होता है, तो वो सोचते हैं कि वो बहुत शार्प होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सोचते हैं पहले अपना, कि हम कैसे कमा भी सकते हैं, कैसे अपना बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। ऐसा उनको एक परसेप्शन होता है, ऐसा माना जाता है कि यार इनके साथ अगर तुम आर्ग्यूमेंट में फंसोगे तो तुम फंसी जाओगे, इनके साथ तुम लड़ना मत, ये मत करना, तो एक घबराहट होती है। पर आपके साथ जब मैं बात करने लगा तो मैंने देखा आपके पास भी ये सारी चीजें, बट उसके साथ एक इमोशनल थिंकिंग है, एक लॉजिकल थिंकिंग है। तो सबसे पहला सवाल सारी जनता की तरफ से कि लॉयर से डर क्यों लगता है हम लोगों को? देखिए, पहले तो एक बात ये अंदर से निकाल दें जी कि वो सेल्फिश होते हैं। ओके। वो अगर वाकई एक अच्छा लॉयर होगा, प्रोफेशनल होगा, तो वो सेल्फिश नहीं होता, वो अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। जी।
तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात, उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके क्लाइंट को विन विन पोजीशन में ले जाना होता है। और जो लोगों को डर है, वो डर मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद कहते हैं कि वो रैशनल होते हैं, हाँ, और इसका मतलब है रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे होते होंगे 100%। क्योंकि आप जिस चीज को जितना इस्तेमाल करोगे, हाँ, और एक इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि उसको हम जितना इस्तेमाल करते हैं उतना शार्प होता है। राइट, उसके लिए किसी ब्लेड की जरूरत नहीं होती, राइट। कॉन्टिन्यूसली स्टडी और सोसाइटी को देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। ओके, आई वांट टू गो बैक आपके अर्ली स्टेज में कि क्या डिफरेंस था उस टाइम की वकालत में और क्या डिफरेंस है आज की वकालत में? मुझे तो लगता है मैं तब भी स्टूडेंट था, अगर मैं अपने से देखूं, और आज भी स्टूडेंट हूँ। राइट, क्योंकि हर केस में कुछ नए फैक्ट्स आते हैं। हाँ, जहाँ तक कोर्ट्स के एटमॉस्फेयर का है, क्योंकि दिल्ली कोर्ट्स की जहाँ तक बात करता हूँ, वो पहले से ही काफ़ी बड़ी कोर्ट रही है। राइट। और जब मैं आया था इस प्रोफेशन में, तब भी वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार की वहाँ पे जो थी स्ट्रेंथ थी बड़ी बार में, और आज तो वो 50,000 पे है। तो इंटरेक्शन जो जुडिशियल ऑफिसर से या कोर्ट ऑफिसर से हमारी आज नहीं हो पाती उतनी। ओके। यही चीज अगर आप कोई छोटे डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे या दूसरे स्टेट्स में जाएं, वहाँ पे एक इंटरेक्शन होती है आपस में, बड़े अच्छे जो पार्टीज होती हैं, इवनिंग पार्टीज भी कभी कभी होती हैं 3 मंथ 6 मंथ्स में, कोई भी ओकेजन पे या फेस्टिवल पे, तो एक इंटरेक्शन भी होती है। वो यहाँ अभी धीरे धीरे और कम होती जा रही है। अब ये नहीं पता कि उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, पहले कोई ऐसी जुडिशियल एकेडमी नहीं होती थी। हमें लगता है वो भी उनको एक अच्छे ढंग से ट्रेन करके भेजते हैं ऑफिसर्स को। ओके। तो कहीं पे भी वो पर्सनलाइज एक आपस में, ठीक है आप कोर्ट में काम करते हैं, उस समय तक आप उसी तरह ऑफिसर रहते हैं, पर उसके बाद ऑफिसर ना रहना एक बहुत अच्छी बात होती है। वो कहीं ना कहीं अभी बीच में एक वॉल है, राइट, जो कुछ बढ़ रही है डिफरेंस। तो ये एक डिफरेंस है, तब ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा है। हमारे यहाँ जजेस, एक सेंट्रल हॉल है तीसदारी में, मुझे अच्छी तरह पता है कि जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ आके बैठ जाते थे राइट, लंच टाइम में। ओके। क्योंकि उनको भी वो दिन याद आते थे, वो चाहते थे उसी तरीके से पूछते थे क्या चल रहा है, के प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है, और वहाँ एक चाट आती थी, सब चाट खाते थे। ओके। वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा लैक है। हाँ, इमोशंस कनेक्शंस कम वो कहीं कम हो रहे हैं आपस में। ओके। आई सीन आपका 35-36 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, एंड जब मैं ऐसे कोई एक्सपीरियंस इंसान से बात करता हूँ तो मेरे को ना इंडिया को समझने में बहुत मजा आता है कि कैसे इंडिया चेंज होता गया। आपने 35 साल एकदम सर्व किया, आपके पास उस टाइम पे भी केसेस आते थे जो बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे और आज भी आते हैं, पर कैसे आपने देखा कि चीजें चेंज होती गई? लाइक अभी टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गई, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए होंगे, पर एक आप हमारे को पीछे से आगे लेके आओ अपनी पूरी 35 साल की जर्नी में कि कैसे चेंजेस आते गए और इंडिया समझ सकेंगे हम सारे। नहीं, देखो 35 साल पहले दिल्ली की आबादी कम थी। राइट। दिल्ली में केसेस भी कम थे। हाँ जी। धीरे धीरे आबादी भी बढ़ी, डिस्प्यूट्स भी बढ़े, और केसेस भी बढ़े। तो अगर कोर्ट तक के व्यू तक देखो कि भाई कोर्ट में कैसे सीन चेंज हुआ, हाँ, तो आप देखिए इवन मैट्रिमोनियल कोर्ट्स थी, तब मैट्रिमोनियल कोर्ट्स नहीं थी। जो हमारे यहाँ एडीजेस होते थे, हाँ, उस समय जो सिविल कोर्ट्स होती थी, उनके पास एडिशनल में मैट्रिमोनियल कोर्ट, मतलब मैट्रिमोनियल वर्क भी होता था। हाँ, ठीक है ना, डिवोर्स केसेस और डॉरी वगैरह। राइट। अभी उसके बाद से मैट्रिमोनियल कोर्ट्स अलग से एस्टेब्लिश हुए। धीरे धीरे आप देखें, मुझे याद है दिल्ली में कि 2009 में इन्होंने जो स्पेशल फैमिली कोर्ट बनाई, हाँ, वो द्वारका में बनी सबसे पहले, और अब पूरी दिल्ली में 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन सब में है। तो ऐसे चेंज हो रहा है। सबसे ज्यादा केसेस भी मैट्रिमोनियल आ रहे हैं। हाँ, एक समय पे सिविल केसेस ज्यादा होते थे, क्रिमिनल केसेस काफी होते थे। आजकल क्रिमिनल केसेस भी रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ रहे हैं ज्यादा। वो
आप इस Okay. तरह से देखें तो हाँ. चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ. दिल्ली भी चेंज हुई, बाहर से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए, माइग्रेट करे, राइट. तो वो भी एक है बहुत बड़ा कि इस तरह से चेंजेस हर जगह आ रहे हैं। हाँ. सिर्फ कोर्ट्स में ही नहीं आ रहे, सभी Of जगह आ course, रहे हैं, हाँ. आप देखें। हाँ. ओके. सो आपने बताया कि डोमेस्टिक ज्यादा हो गए हैं, मैरिजेस वाले. डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स इस तरह से हो रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण है कि हमारी बेटियां जो पहले उन्हें रोकते थे, घर से बाहर नहीं जाती थी, कुछ भी स्ट्रिक्टनेस थी, भाई आप बस इतना ही कर लिया, इतना ही करेंगे, या इधर तक ही एक स्कूल है उसके आगे नहीं जाएंगे पढ़ने क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा, वो आज बाउंड्रीज उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि सोसाइटी भी चाहता है वो बाउंड्री टूटे। राइट. तभी तो हुआ, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने तोड़ी, सोसाइटी ने चाहा। एवरीवन वांट्स के लाइक आप भी Definitely. डेफिनेटली कि अगर हमारे घर में लेडीज है वो भी बाहर जाएं, हाँ, एंजॉय करें, वो सब कुछ इक्वली करें, मतलब उस Right. तरीके से एंजॉय। राइट्स मिले. तो वो भी एक कारण रहा कि वो बहुत अच्छा करने लगी। हाँ. और भाई जो आदमी बहुत अच्छा करता है उसको फिर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट. और कैरियर, हाँ. फिर नया वर्ड आ गया करियर. कि राइट. मैं कैरियर भी तो अपना देखना है। हाँ. तो जब कैरियर देखना है तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ में आ जाता है। नो डाउट एक बात चली कि भाई ईगो होती है, मेल ईगो। मेरा ऐसा मानना ऐसा नहीं है कि 100% मेल ईगो ही होती है, राइट. वो फीमेल ईगो भी होती है। आई बिलीव सो. तो कई बार स्कोर सेटल करने के लिए भी डिस्प्यूट आते हैं, डिस्प्यूट बनाए जाते हैं, वो बेसिकली क्रिएट करे जाते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कि इन सेक्शंस में जब आ सकता है जब हम ये एलिगेशन लगा देंगे हस्बैंड पे। हाँ. तो डिस्प्यूट कैसे हुआ? आपको लगा कि कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई हो गए। या तो ये कारण कहें कि कहीं पे अपने घर में दिक्कत थी, हस्बैंड के भी वाइफ के भी, या उनके लालन पालन में, मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि ग्रोथ उनकी कैसे हुई। ऐसा नहीं है कि अगर हायर स्टडीज में फीमेल भी जा रही है और मेल जा रहे हैं तो वो कोई बाद में झगड़ा होना, ऐसा नहीं है, पर उनकी ग्रोथ कैसे होती है, पेरेंटिंग, वो कैसे ग्रो करते हैं पेरेंटिंग। अगर लालन पालन बहुत अच्छा हुआ, राइट, तो उन्होंने भी देखा कि हमारी बहनें भी अच्छा पढ़ रही हैं, अच्छा कर रही हैं, वो भी तो गई हैं अपने घर, ऐसे ये भी आई हैं। पर एक जगह जब डिफरेंस आता है, राइट, कि वो तो मेरी बहन है, हाँ, ये मेरी वाइफ है, या ये मेरे बेटे की बहू है तो बहू है। हाँ, और वो आप देखें कई बार मदर इन लॉ सास यही बोलती रहती है, मैं तो इसको बेटी समझ के लाई। हाँ, मेरा मानना है आप उसको बेटी समझ के ना लाएं, ओके, उसको बहू समझ के लाएं। दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। अगर बेटी समझ के लाएंगे तो बेटी तो इस घर में नहीं रहेगी, वो तो बाहर रहेगी, जाएगी बाहर। तो मैं समझता हूं बहू को बहू समझ के लाना चाहिए और उसके राइट्स उसके पास होने चाहिए। राइट, पर माँ का, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं आपकी बात से, पर माँ का बेटे से एक चीज देखी गई है कि हमेशा लगाव ज्यादा होता है, और बाप का बेटी से बहुत ज्यादा होता है। तो जो माँ अपने बेटे की शादी अपने हाथों से करती है, और जिस बेटी को पसंद करके बहू बना के लाती है लक्ष्मी के रूप में, उसकी पूजा करती है चौखट पे लाकर, आप देखें कि उसके बाद महीने बाद, 3 दिन बाद, कईयों को तो मैंने देखा एक रात बाद ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ओके, अब आप ये देखिए कि जिसको वो बहू बना के लाई, लक्ष्मी बना के लाई, उससे झगड़ा क्यों? पर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अलगाव हो रहा है, मेरा बेटा मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। हाँ, और लड़के की दिक्कत है बेटे की कि वो, आप ये समझ लिए, बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ, राइट, एक तरफ वाइफ, या, ठीक है, और एक तरफ माँ,
हाँ. जबकि आप देखें हर आदमी की जिंदगी में पहले माँ के रूप में हमें जो है इस नेचर ने, प्रकृति ने एक इंसान दिया जिसने हमारी सहायता करी, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। फिर वाइफ आती है उसकी जिंदगी में, वो भी माँ ही तो लेके आती है कि अब इसकी उंगली था। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर अच्छे रिलेशन रहे हाँ. पहले 10, 15, 20 साल, हाँ. वाइफ हमेशा कोई बात आती है घर में या कोई बाहर से आता है, कोई बात होती है, बोले मैं इसके या जो भी उनके घर में बच्चा उसका नाम लेके कहती है इसके पापा से पूछ के बात करके बताओ। पर आप देखें 20 साल बाद अक्सर ऐसा होता है, कोई बात होती है तो हस्बैंड क्या कहता है, मैं इसकी माँ से एक बार बात कर लूं फिर बताता हूँ। हाँ. तो चीजें क्योंकि इतने अच्छे संबंध थे, राइट. रहे इतने कि चीजें चेंज हो गई, ट्रस्ट कितना बढ़ गया। पर डिस्प्यूट, आपका जो सवाल है कि डिस्प्यूट कैसे बढ़ रहे हैं, हाँ. कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी हो गई और उसके रीजन बहुत है, एक नहीं। आप अभी कहीं जाएं, आप अभी भी देखें, मार्केट में जाएं, हस्बैंड साथ में है, बेटा साथ में है, बेटी साथ में है, वाइफ है, चारों जा रहे हैं। आप कार में देखेंगे, एक अपने मोबाइल पे ऐसे लगा होगा, हाँ. एक कान में ईयरफोन लगा के लगा होगा और एक ऐसे बात कर रहा होगा। पता लगा कि चारों ही बिजी हैं, उनको ना तो एक दूसरे को देखने का समय है ना बात करने का समय। और एलिगेशन यही होते हैं कि वाइफ फोन में लगी रहती है, इसका पासवर्ड पासकोड मुझे नहीं बताती। अच्छा, ऐसे केसेस आते हैं लगातार। वो कहता है कि ये नहीं बताती और वो कहते हैं ये नहीं बताते, ये भी चैटिंग में रहते हैं। हाँ. और नो डाउट मोबाइल एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है, राइट. बहुत अच्छी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई। लेकिन मेरा मानना है कि जरूरत से ज्यादा यूज और विदाउट एनी यूज उसको यूज करना, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएटर भी है। तो वो भी एक कारण है डिस्प्यूट्स का। कितने डिस्प्यूट्स में देखता हूँ हमारे पास भी आते हैं कि जी वो एक दूसरे के चैटिंग को चोरी से उसमें से निकालकर हमें फोटो कॉपी ला के दिखाते हैं, टाइप कि देखो जी ये चैट करती है। हाँ. तो पहले ये कुछ तो नहीं था। हाँ. हम ह्यूमन है, थोड़े बहुत इम्बैलेंस तो सभी होते होंगे, राइट. पर मेरे ख्याल वो चीजें ना चल जाती थी और जिंदगी भी चल जाती थी और कोई चीजें सामने भी नहीं आती थी। लेकिन अभी दुख ही है, आनी तो मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। फिर भी इंसान तो इंसान है ना, राइट। चलते हुए पाँव भी फिसल जाता है आदमी का। पर आज माफी नाम की चीज नहीं है, दोनों साइड से। राइट। और फिर ईगो के अपने कर्म, अपनी गलती, उसे छुपाने के लिए जोर से बताना कि दूसरे में क्या गलती है, और ईगो क्लैश होती है और उसका रिजल्ट होता है कि फैमिली डिस्ट्रक्शन की तरफ चल देती है और सब अपनी अपनी साइड पे काम करते हैं। लड़के की माँ, हस्बैंड की माँ और बाप फैमिली वो एक पार्ट हो जाते हैं और दूसरे बेटी जो है मतलब बहू, उसकी वाइफ, वो और उसकी फैमिली एक पार्ट हो जाते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पहले पैरी पहना, नमस्ते जी, क्या खाओगे जी होता है, एक दूसरे की शादियों में माला डाल के स्वागत होता है। उसके बाद देखना भी पसंद नहीं करते, तू तड़ाक करके बोलते हैं। अभी उनका डाइवोर्स थोड़ी हुआ है, अभी तो ठीक बोल लो। अगर वो तब तक ठीक बोलते रहे तो डाइवोर्स होगा भी नहीं। लेकिन वो इसीलिए केसेस मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। कई बार कोर्ट्स के बाहर इंसिडेंट हो जाते हैं, कॉरिडोर्स में हो जाते हैं, कि वो आपस में फिजिकली बिल्कुल हाथापाई करते हैं। हाँ। लेकिन क्यों, उनसे पूछो, कोई तो दिन इन्होंने अच्छा बिताया था ना हस्बैंड वाइफ ने, इन्हें बैठ के रिजॉल्व करो भाई, आप पेरेंट्स हो। मेरा एक और बोलना है कि लव मैरिज को लोग
एक ना सिन की तरह बात करते हैं कि भाई ये तो एक जहर है। कुछ लोग बात करते हैं जो उसी ऑर्थोडॉक्स वाले उस पर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर उन्होंने 2 लव बर्ड्स थे, उन्होंने लव मैरिज करी, उन्होंने फ्यूचर देख के तो करी, पास देख के तो नहीं करी थी ना। कई बार डिफरेंट कास्ट से भी होते हैं, रिलीजन से होते हैं। एक बार शादी हो गई, उसके बाद फिर क्या झगड़ा। लेकिन झगड़ा कहाँ होता है? कोई भी दोस्त भी आपस में झगड़ सकते हैं। 2 बर्तन होंगे तो आवाज भी करेंगे। लेकिन अच्छे पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों साइड के, उन्हें बैठ के समझा देते हैं, भाई अब तो तुमने करी, अब क्यों नहीं अच्छे से रहते। पर मैंने देखा है कुछ जगह क्या होता है, इधर भी माया बाप, उधर भी माया बाप, ये कहते रहते हैं बस हमने कहा था ना नहीं करनी, राइट, और तूने करी। अब देखो कितने केसेस में, एक केस मेरे पास था, मुझे खूब पता है। उनकी शादी हुई और बहुत बड़ा एक किस्सा चला, और वो दूसरी स्टेट से आए थे और उन्होंने सब कुछ करा, सुप्रीम कोर्ट तक फाइल हुए। बेसिकली वो J&K के थे। तो उसके बाद लेकिन लास्टली क्या हुआ, वो लड़की कहती है मैं अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहती। लेकिन आफ्टर 3 to 4 ईयर वो लड़की कहती है वाइफ कि उनके साथ तो खराब ही हुआ ना, उनकी बेइज्जती हुई थी ना सारे में, और वो वहां पे 1-1 महीना रह के आती है। हस्बैंड को अब अच्छा नहीं लगता कि जिसके कारण मैं अरेस्ट हुआ, जिसके कारण मेरा इतना नुकसान हुआ है, मेरी इमेज डैमेज हुई, मेरा अखबारों में नाम आया, सब कुछ हुआ कि वो भगा के ले गया, ये हो गया वो। और आज ये कहती थी कि मैं वहां शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वहां जाके रहती है, और हस्बैंड को कहती है आप भी आओ। तो कई बार वो भी एक ऐसी ईगो है जो अब ये नहीं कह सकते, तो बाय नेचर है ना कि उसको लगता है कि इसने तो सब कुछ छोड़ दिया था। तो वो भी है कारण। तो कारण इतने हैं और इतने एग्जाम्पल्स हैं जो अब तक मैंने देखे कि हम सोच ही नहीं सकते। कई बार हस्बैंड इतनी कूल स्टेज में होता है कि एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, जब उनका सेटलमेंट हो रहा है, उसने 5 करोड़ रुपया दे दिया, सारे ऑर्नामेंट दे दिए, इवन जो उन्होंने दिए थे अपनी बेटी, अपनी बहू को, एज गुड एज स्त्री धन, तो ये सोच के वो भी दे दिए। उसके बाद भी वाइफ कहती है कि एक बाली रह गई या कुछ ऐसे कान के टॉप्स रह गए। तो कहता है मेरी मदर हॉस्पिटल में है, वो आ जाएंगी तो वो घर में से ढूंढ के दे देंगे कि साहब नहीं अगली डेट दे दो। तो अगली डेट मिलती है। अगली डेट पे हस्बैंड देखिए कितना ठंडे दिमाग का, वो एक फॉर्म लाया, उस पे साइन करके दिए। आपको पता है फॉर्म क्या था? गाड़ी ट्रांसफर का, कार ट्रांसफर, कि मैंने इसको फर्स्ट बर्थडे पे आफ्टर मैरिज एक स्विफ्ट दी थी, और उसकी चाबी, वो बोला इसकी डुप्लीकेट चाबी है और आपके पास कार है ही, डुप्लीकेट चाबी रख लें और फॉर्म साइन कर रहा हूं, आप ट्रांसफर करा लें। तो लड़की की माँ कहती है कि भाई सॉरी, ये तो हमारा कहीं हुआ नहीं था सेटल, और स्विफ्ट ही तो है। आप देखें लोगों की नेचर। वो कहता है कोई नहीं, सिर्फ स्विफ्ट है, लेकिन मैंने इसको गिफ्ट दी थी, जब इतना कुछ दे दिया तो मैं ये नहीं चाहता कि स्विफ्ट मैं रखूं, वो भी यही चलाए, मुझे अच्छा भी लगेगा। तो आप देखें एक तरफ कितनी छोटी सोच और कितनी एक तरफ ब्रॉड। तो कई बार इतनी चीजें होती हैं कि आदमी ऐसे सोचता ही रहता है देखो क्या हो रहा है। वो ओके, आई वांट टू से इन बिटवीन कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये जैसे जा रहा था, जैसे चल रहा था, आई वाज जस्ट वरीड कि लोग मिस जज ना करें आपको कि आपके माइंडसेट है ये। बट द थिंग इज, जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल क्लियर हुआ, और मैं कंप्लीटली अलाइन एंड एग्री करता हूँ इन चीज़ों से। एंड ऑडियंस को भी समझाना चाहूंगा कि अगर आपको भी बीच में ये लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे हैं, या फिर ये बिल्कुल एक पक्ष लेके बोल रहे हैं जेंट्स के लिए या लेडीज के लिए, ऐसा नहीं है।
आप ये समझो कि उन्होंने 30-35 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने लाखों लोगों को देखा है, हजारों लोगों को देखा है, थॉट्स देखे हैं, एंड आई बिलीव एवरीथिंग यू सेड। एंड मेरे को ये जानना है कि ये सारी चीजें जब आप डेली बेसिस पे इतने रैशनल लोगों को मिलते हो, इतने एक्सट्रीम थॉट्स वाले लोगों को देखते हो जो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपके साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये? Like, आप कैसे मोल्ड होते हो इन सारी चीजों से? क्योंकि मैं आई टेल यू मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं हर एक पॉडकास्ट के बाद 1 घंटे 2 घंटे के पॉडकास्ट के बाद ना एक नया वरुण वाधवा बन जाता हूँ, बिल्कुल नया इंसान बन जाता हूँ। और मैं 8-10 पॉडकास्ट करता हूँ महीने के। आप डेली लोगों से मिल रहे हो और मैं फिर बहुत ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो बहुत प्रोडक्टिव है, जो बहुत वेल सेटल है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। आप उनसे तो मिल ही रहे हो, पर उनके आप बिल्कुल एक ऐसी साइड देख रहे हो जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो आपको कैसे वो इम्पैक्ट करता है? देखो, मैं भी इंसान हूँ और इंसान हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें मुझे भी हर समय नॉकिंग करती हैं, कहीं ना कहीं माइंड पे, हार्ट पे। पर वो पार्ट ऑफ लाइफ है। देखो वरुण जी, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था ना जी, तो मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ना कोर्ट के कॉरिडोर भी अच्छे नहीं लगते थे। ओह ओके। तब ज्यादा सफाई भी नहीं रहती थी। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदली, ज्यादा हाइजीन पे ध्यान दिया और हमारी कोर्ट्स भी बहुत साफ रहती है आज। मैं तो नहीं कहूंगा कि 5 स्टार होटल के कॉरिडोर है, कंपैरेटिवली अच्छी, लेकिन बहुत साफ रहती है। और जो न्यू कोर्ट बन रही है तो और भी, तो नए स्ट्रक्चर है, तो उधर मन भी नहीं लगता था। ऐसा लगता था लोग झगड़ते हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ। कई बार लगता था क्यों झगड़ रहे हैं। हाँ। तो मुझे याद है, मेरी बहन, एक मेरी कजन है, वो यूएस में रहती थी, तो मैंने उसको एक लेटर लिखी और उसमें उसको लिखा कि मुझे लगता है ये जो प्रोफेशन है ना, हाँ। मुझे अच्छा लगता था शुरू से और मैं चाहता था कि मैं एडवोकेट बनूं, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो आत्मा है ना, इनर सोल, वो कहीं घर के ताक में, अलमारी में रख के ही जाना चाहिए कि वहां ये नहीं पता हाँ। कि अपने क्लाइंट के लिए क्या बोलना पड़ जाए। हाँ, ओके। उसकी फेवर के लिए। हाँ। कई बार मालूम होता था कि हम, भाई ऐसा नहीं है, लेकिन क्लाइंट को खुश करना है और आप कहें तो, क्योंकि नमक हरामी बहुत बड़ी चीज है, तो हम नमक हराम नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ना आपको डेंट करती थी हर समय कि मैं मेरे से गलत हो रहा है, नहीं कि हम, हाँ कि भाई कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन पता लगा वो क्लाइंट केस जीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोफेशनली बहुत सही कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली या इमोशनली सही नहीं कर रहा हूँ। या वो बात आती है जी, धर्म क्या है, मॉरल, तो भाई धर्म तो फिर यही है आप कि जो आपका कर्म है। हाँ, आप कर्म योगी हो। ठीक, तो मैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें, वो खुद भी तंग होती थी और आप, लेकिन एक दिन आता है आप उससे ऊपर आ जाते हैं। आपको लगता है कि कर्म यही है, आपको यही करना चाहिए। और हाँ, बहुत ज्यादा तो एक फिर एज आती है, अभी मैं उस एज में हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कह देता हूँ भाई नहीं जाओ। पर वो स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं, केस ही बड़ी मुश्किल मिलते हैं। मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। हाँ, वो उस पर भी बात करेंगे। तो केसेस ही बड़ी मुश्किल मिलते हैं, लोग ट्रस्ट बड़ी मुश्किल से करते हैं। हाँ। ठीक है ना। और प्रोफेशन में अगर सच पूछें तो कंपटीशन तो है ही, भाई फ्री लॉन्च की तरह है, कोई ऐसा तो है नहीं। तो वो चीजें धीरे धीरे, लेकिन आप एक एज आती है, आप उस तरह से फिर वर्क करना शुरू कर देते हैं और कोई चीज गलत होती कह भी देते हैं, भाई सॉरी ये नहीं होगा भाई, या मुंह पे कह देते हैं कि क्लाइंट अगर ये भी प्रेशर दे कि नहीं साहब फीस लिया है और अब ये नहीं हो रहा, तो भाई क्या करें। जो चीज गलत है ना। या कई बार हस्बैंड बोलता है, हस्बैंड कि जी मेरी इतना वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें पता होता है कि ऐसा नहीं है, फिर हम उसको कहते हैं बस भाई तेरी वाइफ के पास छोटा बच्चा है, वो उसके लिए मान रही है,
वो तो जॉब करती है, अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रही ना। पर कई बार दूसरी जगह देखो, वाइफ भी प्रेशर रखने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए जो एलिगेशंस नहीं भी होते वो भी मल्टीप्लाई करती रहती है। अब वो एक सिस्टम है, उसको इसको सेटल करना है, उसको उसके साथ इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो गई, राइट, उसकी इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गई। वो तो चाहती है ये कि इस समय एक ऐसा इंसान है जिसमें से जितना एक्सटॉर्ट या एक्सट्रैक्ट कुछ भी कहें उतना कर सकती हूँ, उतना कर लूं, मेरा उसके बाद क्या रिलेशन। हस्बैंड सोचता है मेरा इससे क्या रिलेशन, जितना कम से कम दिया जाए। मालूम हुआ केसेस अगले 5 साल और चलते रहे। हाँ, एक समय आया फिर दोनों थक गए, हाँ, और फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ, और कहीं बीच उतना ना तो जो चाहा था उतना तो उसे मिला, ना जितना वो सोचता था उतना दिया, कहीं बीच का एक पर उन्होंने सेटल करा अमाउंट पर। ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं अपने आसपास लोगों पे? डेफिनेटली वो तो आदमी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव तो हमेशा रहता है। हाँ, ठीक है ना, वो तो रहता भी है, और प्रोफेशन है तो उसको उस तरह से रखता है मेंटली। व्हाट्स एन आइडिया ऑफ बीइंग एन लॉयर? मतलब कि जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे, तो हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में कि बहुत सारे लोगों को लॉयर बनना है अभी। तो अभी क्या चल रहा है करंट सिनेरियो कि अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि मेरे को पावर मिलेगी, या फिर मेरे को वो फिल्मी थोड़ा होएगा कि मैं वहां पे जाके आर्ग्यूमेंट्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एक क्या है डे टू डे लॉयर की लाइफ? ये तो देखो पर्सन टू पर्सन है, और इसमें एक इंडिविजुअल को कैसे उसको देखता है, उस प्रोफेशन को उस पे है डिपेंड करता है। पर देखो अभी 5 ईयर आने के बाद ये तो जरूर हुआ कि डिटर्मिनेशन आई कि मैंने लॉयर बनना है। जैसे आप देखें, अगर डॉक्टर्स पे आए तो उन्हें डॉक्टर बनना है तो वो उसी तरह ज्वाइन करते हैं। हाँ। तो ये भी एक वही था कंसेप्ट, कि जिसको इस फील्ड में आना है वो आए। हाँ। ये नहीं कि बीएससी करी, एमएससी करी, कुछ नहीं बना, चलो लॉ कर लो। हाँ। थोड़ी सी डिग्री आसान है, हाँ। कर लेंगे, फिर देख लेंगे, कोई कंपटीशन दे रहे हैं। हाँ। इस बीच में आफ्टर ग्रेजुएशन और हमने लॉ कर ली। हाँ। तो भाई चलो एक डिग्री और हो गई, फिर हो सकता है कुछ नहीं बना, कहीं गवर्नमेंट जॉब आई नहीं, तो चलो फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो ये था। हाँ। और आज भी है, अभी भी, राइट। ये ऐसा माइंड सेट रहता है लोगों का। लेकिन दूसरा, अब फिल्म में देखते हो, हाँ। उसमें अलग अलग कितनी, मेरे ख्याल अभी भी हिंदुस्तान में अगर 10 फिल्में रिलीज होती हैं तो एक आध में तो कोर्ट का इशू आ जाता है। हाँ। तो रेशो अभी भी बहुत अच्छी है जिसमें कोर्ट दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। छोटा बच्चा है, धीरे धीरे देखता है, ठीक है, वो गाउन पहने देखता है, कोट पहने देखता है, बैंड देखता है, राइट, है ना, रॉब में देखता है पूरे के, हाँ एडवोकेट ऐसा देखता है, उससे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ के फैमिली में जो है फादर या दादा, फिर फादर बेटा, तो एक ट्रेंड है। फैमिली प्रोफेशन है, ऐसे सीएस में होता है। हाँ, हाँ। ऐसे डॉक्टर्स में होता है, तो वो भी है। पर कई बार मैंने देखा है कि फादर बहुत अच्छे लॉयर थे, हाँ। बेटा उतना अच्छा है, क्योंकि डेस्टिनी अपनी अपनी है। राइट। कई बार देखा है कि फादर इतने अच्छे नहीं थे, हाँ। पर वो डेडिकेटेड लॉयर थे। इंसान का कर्म है रोज आना, अपना काम करना, क्लाइंट आए उससे बात करना और अपना काम करके जाना। पता लगा लेकिन वो मंजिल, वो अचीवमेंट वो नहीं ले पाए जो आम दुनिया एक लॉयर सोच के सोचती है। लेकिन उसका बेटा पता लगा आया और बहुत आगे चला गया। तो उसने अपने फादर को देखा, बाय बर्थ वो एडवोकेट था। हाँ। फादर से बात सुनता था, कन्वर्सेशन सुनता था क्लाइंट से, तो कहीं ना कहीं उसके ब्लड में एडवोकेसी आ गई। तो वो भी है। और बहुत सारे हैं कि भाई पढ़ा लिखा कहलाऊंगा, गांव में बड़ा आदमी रहूंगा, और कहेंगे देखो जी फलाने साहब का बेटा तो वकील साहब है,
तो कि वकील ही एक ऐसा है जो पहले दिन जिस दिन वो एनरोलमेंट कराता है उसके बाद वो वकील साहब हो जाता है। हाँ, आप देखें और कौन सा प्रोफेशन है, वकील साहब। तो इसका एक अपना रौब है। पता लगा घर पे बोर्ड लगा, पुलिस वाला भी जा रहा है, वो भी पूछ रहा है अरे ये वकील साहब यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो एक 24 साल का बच्चा 23 साल का SHO DCP ACP जो वो भी उसे कहता है वकील साहब बैठिए। तो कहीं ना कहीं मैं इसे डर नहीं कहूँगा और इसको डर की तरह लेना भी नहीं चाहिए, रेस्पेक्ट की तरह लेना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं ज्ञान है। राइट। तो उस ज्ञान का डर है ना कि हाँ। आपके ज्ञान से डरते हैं लोग आपसे? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वकील कोई ऐसा पहलवान नहीं है, बदमाश नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा बातचीत के, मैंने शुरू में जब आपसे करी कि उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। हाँ। वो चीजों को अच्छा बुरा समझता है, कांस्टेंट थिंकिंग आप देखिए लगातार। हाँ। अभी एक मैंने सिविल केस फाइल किया हुआ है, उसके अंदर जो मेरा क्लाइंट है उसका मकान जो किराएदार है वो काफी समय से रेंट नहीं दे रहा, लीज खत्म हो गई। ओके। कुछ चीजें डिस्प्यूट आगे बढ़े तो अभी उसको किसी का फोन आता है और वो कहता है मैं तो ACP DCP बोल रहा हूँ, जो भी है। अभी मेरी आज ही बात हुई है मॉर्निंग। वो कहता है देखिए साहब, वो कह रहे हैं कि हमने आपका नंबर लिया। बोले कहाँ से? बोले मैं तो पुलिस में हूँ ना, तो मैं नंबर ले सकता हूँ। मेरे से भी आपके किराएदार ने 13 लाख रुपया लिया हुआ है। हाँ। लेकिन वो भी मुझे नहीं दे रहा, मैं परेशान हूँ, आप आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ। तो मैं रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं हमारे। हाँ। तो मैंने उसको कहा कुछ ऐसा नहीं, वो तुमसे 10 लाख रुपए मांग रहा था। हाँ। उसने एक नया वाया मीडिया ढूंढा कि 13 लाख की बात करता हूँ, 10 लाख में सेटल होगा, लेके जाऊंगा। हाँ। क्योंकि क्योंकि लीज है, सब कुछ है। अल्टीमेटली ही हैव टू वैकेट, आज नहीं कल लॉफुली करेगा। तो मैंने जैसे ही कहा तो बोला हो सर मैं समझ गया। तो रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, दूरदृष्टता होती है। बस इतना ही अंतर है कि आप उस फील्ड में रहते हैं, उन लोगों में रहते हैं। आप ये देखिए, मैं तो 30,000 पर्टिकुलर 30,000 की बात करता हूँ, और कोर्ट्स में तो ऐसा कुछ इतना नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ग्राउंड है, सेंट्रल हॉल के सामने जगह है, धूप आती है, खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले में सब खड़े हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी जगह है जो एक इंस्टीट्यूट की जगह है, ऐसा लगता है एक इंस्टीट्यूशन है ये बहुत बड़ा। हम एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं, यार मेरे केस में ऐसा हो गया, क्या करूं, ये हो गया। वो कहता है मेरे पास एक फाइल है सेम फैक्ट पे, मैं बताता हूँ। तो हम सब लोग एक दूसरे के स्टूडेंट भी बन जाते हैं और टीचर भी बन जाते हैं। दिमाग का कल्चर हो जाता है वाकई। और मैं तो पर्टिकुलर 30,000 की बात करता हूँ, इससे अच्छा कहीं है ही नहीं एटमॉस्फेयर। ओके। आप देखिए, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर रोज चेंज होते हैं, कभी वो स्टूडेंट कभी वो टीचर। राइट। और हम सब ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये बहुत मुझसे जूनियर है, मैं इससे कैसे पूछूं, ऐसा नहीं है। जो जिस काम में ज्यादा कर रहा होता है वो उसकी एक्सपर्टाइज आ जाती है, उससे पूछ लेते हैं भाई आप बताओ इसमें क्या करें। ओके। आई वांट टू नो दिस कि एक लॉयर पैसे कैसे कमाता है, लाइक कि कैसे कैसे पैरामीटर्स खुलते हैं? ये तो देखो एक बहुत बड़ा सफर है और इसका जवाब भी मेरे ख्याल मेरे पास भी नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूं कि पैसा अपने आप आता है, पर कैसे? किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो आती नहीं है। हाँ, ठीक है ना? राइट। और हम जब उसके पीछे नहीं भागते ना और ये सोच लेते हैं मैंने तो ये काम करना है, तो पैसा आता है। और फिर सर वो बात है वरुण जी कि सबको मिलता है अपना मुकद्दर। तो पैसे कैसे आते हैं ये तो ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। आप कितनी मेहनत करें मिलेगा मुकद्दर, राइट। और मैं कितनी मेहनत करूं और नहीं भी करूं, अगर मेरे उस दिन वो लिखे हैं तो वो अंश, वो शेयर मिल जाएगा, वो मुझे जरूर मिलेगा।
तो पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। बस ये जरूर है कि अगर आप मेहनत करते हो तो इतना तो जरूर है इस प्रोफेशन में, जब पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी आती है, जो और कहीं ना कहीं चूक है। ये भी रिफ्लेक्स ने जवाब दे दिया आपके वैसे। ओके, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में अब। ओके, सो एक आपका पहला केस कैसे मिला आपको? यू सेड कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर, सो मुश्किल होता है केस ढूंढना, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट केस एंड हाउ वाज इट? राइट, देखिए फर्स्ट केस मुझे जिस समय मैं प्रोफेशन में आया, हाँ, मैं 88 में आया बेसिकली। मैं अक्टूबर 88 का एनरोलमेंट है मेरा, ठीक है। और फर्स्ट केस मेरे पास नवंबर और दिसंबर में आया। मुझे याद है हमारे वेकेशन थी विंटर, उस समय आया। हमारे पड़ोस में एक झगड़ा था, ऐसे ही मकान मालिक किराएदार का, हाँ, तो वहां से आया, ठीक है। और उसके अंदर लास्ट बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, हाँ, क्योंकि जो उसका ओनर था लैंडलॉर्ड, उसका बेटा यहाँ रहता था, और वो ओनर लैंडलॉर्ड जो है वो इंग्लैंड में रहता था। तो हमें ये पता था, मुझे ये पता लगा, या मैंने भी पूछा सबसे, भाई क्या करूं क्या करूं। हाँ, तो ये पता लगा कि ये एप्लीकेशन लगा दो, हाँ, कि वो मुझे ये कह के गए थे और इतने रुपए मुझसे ले गए थे कि तुम ही इसमें रहो। ओके, और वो मुझे खूब पता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में था, हमारे घर भी लैंडलॉर्ड का आना जाना था। हाँ, मैं बड़ा वैसे कहता हूँ, मैं बायस हुआ या कैसे भी समझो, वो मेरे दादा को, मतलब हमारे घर में जब मेरे दादा थे, वो भी 88 में एक्सपायर हुए थे। जिस दिन मेरा लॉ का रिजल्ट आया, सेम डे वो रात को एक्सपायर हुए थे। तो उनसे वो 3 महीने पहले की बात है, वो कह के गए थे कि पंडित जी मैं अब आखिरी बार आ रहा हूँ, मैं आऊंगा नहीं। हाँ, तो वो कहीं मेरे नॉकिंग चल रही थी कि ये लैंडलॉर्ड आएंगे नहीं। हाँ, तो मैंने ये एप्लीकेशन लगा दी। हाँ, बस उसके बाद वो सेटल की तरफ चल पड़े, हाँ, कि इन्होंने तो फादर के लिए लगा दिया, वो तो अब आएंगे ही नहीं, क्योंकि तब भी वो काफी ओल्ड थे, मोर देन 85 ईयर, तो उन्हें आना नहीं था, तो उन्होंने सेटल कर लिया कुछ अपना करे। तो इस तरह से फर्स्ट केस। ओके, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया केस मिला? ऐसे दो तीन ऐसे केस आए। बताइए। अब या तो मैं उनके बारे में बताऊं डिटेल तो नहीं, लेकिन उसमें तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए, लेकिन वो मेरे लाइफ में दोनों तरह से टर्निंग पॉइंट था। उससे मुझे केसेस बहुत आए बाद। कुछ केस के बारे में आप बता सकते हैं? प्रॉपर्टी का केस था। हाँ, प्रॉपर्टी का केस था, और उसमें कुछ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था। हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी अलग अलग। ठीक है। कितना टाइम ड्यूरेशन चला उस केस का? वो केस चले मेरे बस 3.5 साल। ओके, और उस 3.5 साल में वही लोग मेरे पास और अपने रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी या जो भी, अपने रेफरेंस से काफी केस लाए। ओके, वो मेरे जीवन का दोनों तरह से था। मेरे पास काम भी आया, और मेरा इंटरेस्ट भी सिविल में बहुत है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कागज को पढ़ने का खाग हूँ। मतलब मेरे को कागज पढ़ने अच्छे लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो मैं उसका, तो जो भी कमी ढूंढते हो उन्हीं में ढूंढते हो, कॉमा में, इफ में, बट में। उससे आए, और मेरे को फाइनेंशियली भी मैं उससे काफी स्ट्रांग हुआ। ओके, आपने चेंबर कब अपना लिया? देखिए साहब, चैम्बर तो ईमानदारी से मैंने 89 में ही ले लिया था। हाँ, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने अपने पेरेंट्स की सहायता से और कुछ छोटा मोटा लोन इधर से लेके और तब लिया था। और मात्र
55,000 रुपए में ट्रांसफर हुआ था मेरे नाम। अब कितने में होता है? नहीं, ट्रांसफर चार्जेस अलग है, हाँ। वो तो बाहर के हैं। हाँ। लेकिन जो पहले एडवोकेट्स थे मुझे ट्रांसफर करके गए थे उसको मेरे नाम। तो वो पैसा बहुत, तब तो बहुत बड़ा था साहब, अब तो शायद वो बहुत छोटा है वो पैसा, लेकिन तो वो मैंने जब ही ले लिया था। मुझे याद है अपने बैच में एक मैं ही था जिसने इतनी जल्दी लिया, तो सारे यार दोस्त लंच में वहीं आके लंच करते थे। ये भी एक अचीवमेंट फील होती है। हाँ, उस समय सब कहते थे अरे चैम्बर है उसके पास, वहीं चलते हैं बैठते हैं। अब चैम्बर लेना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है? साहब मुश्किल अब भी नहीं है। या पैसा? तब कार लेके कौन आता था वकील शुरू में, हमारे यहाँ तो खूब मैंने देखा है लोग विक्की पे या बाइक पे तो अक्सर अब भी आते हैं। पर तब मतलब कार पार्किंग खाली रहती थी। हाँ, अभी तो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कंटेंट, थार आ रही है, फॉर्च्यूनर आ रही है, लगी कोई रैली निकल रही है, वकीलों की रैली निकल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। बड़े तब भी बड़े लोगों के बच्चे आते थे, पर मेरे ख्याल पहला उनका जो एम होता था मेहनत, और भाई अपने पैसे से ये करेंगे वो करेंगे। समझ गए? मैंने पहली कार फिएट ली थी, और वो भी सेकंड हैंड ली थी, मात्र 25,000 में। वाह। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई थी, और फिर धीरे 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 आए पैसे और हम आगे बढ़े। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप थार में आए, अच्छी बात है, आज फैमिलीज कर सकती हैं उनके लिए, तो अच्छा है, उनका बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन सिर्फ थार में आना या वही एक एम नहीं है, तो जिसके पास जैसी सहूलियतें आते हैं वो तो है। हाँ, पर पहले दूर से भी बहुत नहीं आते थे इतने, अब ज्यादा दूर दूर से भी लोग आते हैं, क्योंकि देखो कंप्लीट एनसीटी बोलते हैं जी, पूरा इधर रोहतक से लोग आते हैं, पानीपत से आते हैं, इधर गाजियाबाद से आते हैं, हापुड़ तक से आते हैं लोग हमारे यहाँ। तो दूर से आते हैं, तो उनके लिए तो जरूरी भी चीज है कि अगर नहीं है व्हीकल यूज करेंगे तो कैसे आएंगे। बट चलो कोई और पॉइंट था, बट एनीवेज आई वांट टू नो, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और हम बात कर रहे थे कि उसमें फंसते बहुत हैं, हम लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, बट आपने बताया और मेरे लिए भी एक शॉकर था कि क्या हो रहा है ये सारा, तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि कैसे प्रॉपर्टी की चीजों में लोग फंस जाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं बट बाद में ऐसे ऐसे इश्यूज में आते हैं, जो थोड़ा जनरल अवेयरनेस के लिए भी होता है। मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि लोग प्रॉपर्टी लें तो बायर बी अवेयर। हाँ, और होता क्या है कि वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है। हाँ, हम लाइक एवरीवन ट्रस्ट डीलर। आपने यहाँ से और मान ले कहीं 10 किलोमीटर पे लेनी है, तो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर को भी कहेंगे तो वो वहां के प्रॉपर्टी डीलर से कनेक्ट कराएगा। हाँ, क्योंकि वो ही उस जो है उस एरिया में सब जानता है। हाँ, और लोग उसी के पास आते हैं कि हमने सेल आउट करना है इस प्रॉपर्टी को। तो उस प्रॉपर्टी डीलर को भी मैं समझता हूं कि 50% पता होता है उस प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉब्लम है, पर वो अपने इंटरेस्ट में भी काम करता है। और कई लोग 100% शुद्ध भी होते हैं, अच्छे लोग प्रॉपर्टी डीलर, तो कहते हैं जी मैं ये गलत प्रॉपर्टी या गलत डॉक्यूमेंट्स पे काम ही नहीं करता। तो लोगों को किस तरह से करना चाहिए कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को फिजिकली विजिट करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई है। मालूम हुआ आपने एक डबल स्टोरी में फ्लैट ले लिया और 60 स्क्वायर यार्ड या 55 स्क्वायर यार्ड का गवर्नमेंट ने जो दिए थे वो है, और उसमें 120 स्क्वायर यार्ड का घर बना हुआ है। हाँ। आप खुश हो के 120 स्क्वायर यार्ड का ड्रीम करके वो घर दे देते हैं। हाँ। तो उसको पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में देखते ही नहीं, वो साइकिल स्टाइल में होती है। डॉक्यूमेंट राइटर के पास गए, वो टाइप करी। हाँ। जितना पहली रजिस्ट्री में था दूसरी रजिस्ट्री में हो गया। हाँ। दूसरी रजिस्ट्री में था तीसरी में, चेन चलती जा रही है। आप ये नहीं देख रहे कि उसमें 55 ही लिखा है, आप 120 ले रहे हो। 120 लिख नहीं सकता क्योंकि एक्चुअल 55 ही है स्क्वायर यार्ड।
तो उसके साथ धोखा हो गया उसी समय। उसके बाद पता लगा आपने कोई रेनोवेशन कर, हर आदमी आता है तो अपने ढंग से, जैसे एक ड्राइंग रूम भी लेंगे, अपने ढंग से नया सोफा लगाता है, राइट। तो उसमें कुछ रेनोवेशन कराई, कुछ और एडिशन ऑल्ट्रेशन थोड़ी थोड़ी करी, पता लगा स्टैचुरी बॉडी हमारे यहाँ MCD, हाँ, वो आ गई। राइट। ये क्या कर रहे हो जी? बोले जी मैंने तो ऐसे ही लिया था, थोड़ा सा दरवाजा निकाला है। हाँ, नहीं, ये तो अनऑथराइज है। हाँ, आज उनकी आंख में आ गया कि अनऑथराइज। अब बायर को, वो तो ले चुका, पूजा हवन सब करके सब खुश है, अब उसको ये प्रॉब्लम हो गई, वो ये कैसे प्रूव करे? ये पहले का बना हुआ था। हमारे स्पेशल प्रोविजन एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है कि 2007 से पहले की जो प्रॉपर्टी है स्पेशल, वो उन पर एक्शन ना लिया जाए। हाँ, ओके। स्टेटस रखा जाए, पर लोग प्रूव नहीं कर पाते। हाउस टैक्स दे रहा है तो भी 55 स्क्वायर यार्ड का, राइट। इसी तरह 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 माला तक आपने घर बना लिया, हाँ, पता लगा जो मीटर था वो एक ही लगा हुआ है, हाँ, हाँ, वही चल रहा है 20 साल से। कोर्ट्स कहती है प्रूव करो कि ये आपने 4 मंजिल तब बनाई थी, कोई तो प्रूफ दोगे, बिजली का मीटर दिखा दो आपका 2007 से पहले का लगा हुआ, या जो भी है, वो नहीं दे पाते। डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो पता लगा ध्यान ही नहीं दिया, कहीं चेन में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो टाइटल डीड्स की, पर उस समय समझ नहीं आता। और फिर कितनी बड़ी दिल्ली, और दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखें, कुछ जगह तो ऐसी हैं पर्टिकुलर जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही सेल है, पूरी कॉलोनी, और कोर्ट उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती कि ये टाइटल डीड है ही नहीं। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, पता लगा कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है डॉक्यूमेंट, उस पे कुछ स्टैम्प्स लगी हुई हैं, और मे बी वो नोटरी पब्लिक की है, नहीं है, उस पे कोई नोटिंग नहीं है, नोटरी पब्लिक की स्टैम्प्स हैं बस। तो अब वो डिस्प्यूट हो गया, बाद में एक थर्ड मैन आ गया कि जी प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरे पास भी चेन है, हाँ, वो कहीं अंदर रजिस्टर्ड नहीं है जो डॉक्यूमेंट से प्रूव करें कि किसके नाम है ये टाइटल डीड। तो मेरा कहना है कि बायर को हमेशा बिवेयर रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा, है ना, राइट। आई फील, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं लाक कर रहा है बाय लॉ, चाहे वो अपने GST में भर रहा है, चाहे वो टैक्सेस में कर रहा है, चाहे वो अपने प्रॉपर्टी में कर रहा है, चाहे वो अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहा है, पर किसी ना किसी चीज में वो है उलझा हुआ। अब कोई एक नॉर्मल एज अ मैं, या ऐसे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग, हम एकदम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? या तो हम रेगुलर कंसल्ट करते रहे, और विच इज वेरी ड्रेनिंग। वरुण जी, क्या है कि एक शब्द है, चल हो जाएगा, कोई बात नहीं। यस, सब ये तो चल हो जाएगा में, हाँ। देखो मैं भी ऐसा ही हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में मैं एडवोकेट नहीं बन सकता। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल केस हो तो मेरे भी उतनी टेंशन रहेगी जितनी बाकी की होती है, और शायद उससे ज्यादा। हाँ। एक लेमैन से, क्योंकि फिर ईगो हार गया तो राइट, बेइज्जती होगी, आप समझ रहे। हाँ। तो मेरे ख्याल वो लैक ना एक जर्नल फिनोमिना है, और वो हो जाता है। हाँ। आप सबको पता है कि आपको ये चीज सूट नहीं करती, राइट। किसी को छोटी चीज देता हूं कि आइसक्रीम रात को सर्दी में डॉक्टर कहता है आप साइनस के पेशेंट हो, नहीं खानी। हाँ। पर आप क्या करते हो? आइसक्रीम पार्लर के आगे से जाती है पूरी फैमिली, सब खाते हैं, कुछ वो भी कहते हैं चल वरुण ले ले, आप भी कहते हो चाहे एक बाइट दे, तो फिर एक बाइट के बाद आपको टेम्पटेशन होती है 3-4 बाइट खा लेते हैं, और रात को आके पैरासीटामोल खाते हैं। एक्चुअल में साइनस है, और ये होता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो लैक है ना, वो पार्ट है लाइफ का। आप कभी भी कंप्लीट मैन नहीं हो सकते। एग्री। ओके, थोड़ी सी और बातें करना चाहूंगा मैं आपसे। एक टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को जानना है, और वो आई गेस इंपॉर्टेंट है बहुत सारी जनरल पब्लिक के लिए, DDRS के। तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। DDRS एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और वो NCT से है जी, और
इसका पूरा नाम है दिल्ली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी। राइट। और अगर देखें, ऐसा सोचा गया था कि जो पैटी डिस्प्यूट्स हैं और ये हैं, उनका यहाँ बहुत अच्छा समाधान है। पर मैं समझता हूँ कि पैटी डिस्प्यूट्स नहीं, जो बहुत बड़े डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, राइट, लैक्स की तो प्रॉपर्टी भी थोड़ी हो गई है, अब तो करोड़ ही हैं, वो भी सेटल हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारा, और मैट्रिमोनियल तो जिस तरीके से होते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। पूरी दिल्ली में डीडीआरएस के अलग अलग सेंटर है, तो बाकायदा 40 आवर ट्रेनिंग होती है। हमारे एडवोकेट्स, बल्कि डीडीआरएस में तो इंजीनियर, सोशल वर्कर, वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी मीडिएटर बन सकते हैं। तो एक वो प्लेटफॉर्म दे दिया। और कई बार पता है दोनों पार्टी सोचती हैं बस यार बहुत हो गया। कई बार आप देखें दोनों पार्टी दोनों साथ आके एप्लीकेशन लगाती हैं, तो कहते हैं सर हमारा फैसला करा, खत्म कराओ इसको, आउट को। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सबको प्रॉब्लम होती है, उसको वो रेक्टिफाई कर लेते हैं। अच्छा, रेक्टिफाई वो विद कोर ऑफ द हार्ट करते हैं। हो सकता है हम हल्का सा सारा कर दें। हाँ, ओके। हाउ दिस सोसाइटी वर्क, लाइक अगर कोई देख रहा है और उनको आइडिया नहीं है, तो वो कैसे यूज करें या कैसे बेनिफिट लें इस सोसाइटी का? नहीं, समय समय पे देखिए, सब कोर्ट्स के बाहर लगभग, ठीक है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, राइट। और सेंटर इसके कोर्ट्स में मीडिएशन अलग होता है, सभी कोर्ट्स में। लेकिन ये मीडिएशन जो मैं कह रहा हूँ प्री लिटिगेशन स्टेज है। ओके। ये यहाँ पे थानों से, CAW सेल से यहाँ पे केसेस आते हैं। वैसे भी डायरेक्ट केसेस आते हैं, लोग अड़ोस पड़ोस के, खुद किसी का फाइनेंशियल मैटर बहुत आते हैं कि जी मेरे 40,000 रुपए नहीं है, मेरे 50,000 रुपए इसके पास है, ये प्रूफ है, तो वहाँ सेटल हो जाते हैं कुछ कम ज्यादा में, दोनों पार्टी, और दोनों विन विन पोजीशन में है। और सबसे अच्छा मीडिएशन का एक मैं कहता हूँ जो अच्छी चीज है, यहाँ पे जजमेंट नहीं होते, तो यहाँ पे डिसीजन नहीं होते, ऑर्डर नहीं होते, यहाँ पे फैसले किया जाता है। हाँ, उनके इनर सोल से, उनकी अपनी कंसेंट से, म्यूचुअल दोनों से रिजॉल्व हो जाती है चीजें, तो वो कभी भी आगे नहीं जाती। देखिए, लोअर कोर्ट में एक चीज होती है डिसाइड, दूसरा एग्रीड हो जाता है, मे भी नहीं जाए, पर वो कहता अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, हाँ। वो फिर आगे जाता है, हाँ। पता लगा आगे गई अपील, फिर अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, हाँ। और ईगो हर्ट होती जाती है, जो हारा वो आगे जाता है, वो सोचता है और मैं क्या करूं, हाँ। यहाँ पे क्या होता है, वो एंड है, फर्स्ट स्टेज एंड है, फर्स्ट स्टेज पे एंड हो जाता है, तो डिस्प्यूट्स वहां रिजॉल्व हो जाते हैं। और इस पर बहुत काम अभी हो चुका और बहुत करना चाहिए, राइट। हाँ, मैं तो सोचता हूँ हर पिन कोड के साथ, हाँ, दिल्ली में जैसे पोस्टल सर्विस है, हर पिन कोड पोस्टल ऑफिस, इस समय आप देखिए पोस्ट ऑफिस में भीड़ कहाँ है, ऑपरेशनल कम है बहुत, और बड़े बड़ी जगह है, राइट। तो गवर्नमेंट को पोस्ट ऑफिस में पिन कोड के हिसाब से ही मीडिएशन सेंटर खोल देने चाहिए। वाओ, दैट्स ग्रेट आइडिया। वैसे तो चीजें अच्छा हो जाएगा ना, राइट। जैसे जस्टिस एट डोर स्टॉप, बहुत बार बोलते हैं जस्टिस एट डोर स्टेप, तो ऐसे ही हम तो ये भी कह रहे हैं, इससे अच्छा जस्टिस क्या है, जो खुद जस्टिफाई हो रहे हैं, हाँ, सेटिस्फाई हो रहे हैं। पर टेक्निकली फिर लॉयर्स को पसंद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, नहीं, लॉयर्स क्यों चाहेगा झगड़ा हो, किसी का बिजनेस भी तो इफेक्ट हो रहा है। नहीं, देखिए पूरा प्रोफेशन एक बिजनेस नहीं है, हाँ, ऑफ कोर्स आई एग्री दैट। आप ये कह रहे हैं तो गलत है। नहीं, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, हम कोई चीज बेचते नहीं, हाँ, हम सर्विसेज देते हैं, नो डाउट पैसे आते हैं वो एक अलग है, उस पे भी बहुत सवाल उठते हैं कि इन पे GST लगे नहीं लगे, ये हो, लेकिन ठीक है, फिर भी एक सर्विसेज है। और हम उसी तरह का मॉडल क्रिएट करें कि लॉयर सोच के आए कि मैं सर्विस देने आया हूँ। What do you think, GST लगना चाहिए? नहीं, लेकिन हम ऐसी कोई सर्विस उस तरह से दे नहीं रहे, कोई बेच तो रहे नहीं, But still, okay. जी, तभी को बहुत मेरे को
जब कोई बंदा मिलता है ना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका बहुत शार्प है, तो मेरे को बड़ा मजा आता है बात करने में। नहीं, मेरा तो ऐसा, आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, जी, लेकिन फिर भी होने चाहिए सेंटर ऐसे। दिस अ क्विकर वे कि आपका सेटलमेंट भी जल्दी हो रहा है और उसका एंड भी मिल रहा है, तो आप सेटिस्फाइड जा रहे सर कुछ रहा ही नहीं ना फिर, हो। दोनों खुश। एक वर्ड है विन, राइट, तो दोनों विन विन पोजीशन में है ना। बाहर जाके ये नहीं कहेंगे, आपका तो थोड़ा हाथ लगाना है, उनको उस तरीके से मोल्ड करना है कि वो समझ जाए कि इसके बाद कितना नुकसान होगा आप नहीं करेंगे तो। परफेक्ट। आई फील कि आपके पास अभी बहुत सारे और एपिसोड दिख रहे हैं मेरे को जिसमें हम बात कर सकते हैं, सो आई वांट टू री इनवाइट यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अरे सर, सो बट आज वाला एपिसोड लंबा हो जाएगा, वरना फिर ऑडियंस ज्यादा लंबा एपिसोड देखती नहीं है, एंड आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो, सो आई वांट कि लोग इतना आपको समझे यहाँ से, कि मैंने भी बहुत समझा, मेरे को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड आखिरी सवाल मेरा सबसे ही रहता, आपसे भी रहेगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका अडॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? ये बहुत बढ़िया, आपका ऑरा और चेहरा दोनों बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मुझे और मजा आ रहा था बात करने में। तो थैंक्स लॉट टू इनवाइट मी। थैंक। एक लॉयर से मेरे को पूछना है कि कैसे बातें करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। बता ही दिया, चेहरा और ऑरा जी फर्स्ट इंप्रेशन है, तो वो बहुत अच्छा है। और आपका ये चैनल कामयाब हो, ईश्वर करे बुलंदियों पे जाए, और लैक्स और करोड़ आपके व्यूअर बने, बस इतनी कामना कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।